विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में इराक में लापता 39 भारतीयों के मुद्दे पर जवाब दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि इराक में लापता भारतीयों के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उनके मारे जाने की फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता। कि एक व्यक्ति कह रहा है मारे गए, बाकी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो मारे नहीं गए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वो उनकी तलाश करे, और इसलिए मैं तलाश कर रही हूँ और इसी सदन से अनुमति लेकर के तलाश कर रही हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक मैं तलाश करती रहूँगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, बिना सबूत के किसी को मारा हुआ कहना ये पाप है और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। सुषमा स्वराज ने सदन को बताया कि 24 नवंबर 2014 को कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इराक में लापता इन भारतीयों का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय सूत्रों को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया गया। हमारे 6 सोर्स कह रहे हैं वो सभी लोग मारे नहीं गए हैं। जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दे, और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दे। इराक में लापता हुए भारतीयों में ज्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं। ये सभी मोसूल और इसके आसपास के शहरों में मजदूरी के लिए गए थे। 2014 में ISIS के कब्जे में मोसूल के आने पर इन भारतीय मजदूरों को अगवा कर मोसूल की जेल में रखा गया। मोदी सरकार बनने के करीब 20 दिन बाद इराक से भाग कर आए हरजीत ने दावा किया कि मेरे सामने 39 लोगों को मार दिया गया था। सुषमा स्वराज ने कहा, हरजीत के दावे में विरोधाभास था। मोसूल के आसपास जांच में न कोई शव मिला, न ही कोई ऐसी लिस्ट जिससे सभी के मारे जाने की पुष्टि हो। 20 जुलाई को इराक के एम्बेसडर ने अगवा भारतीयों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया था। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाकर संसद में हंगामा किया। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं होने से नाराज कांग्रेस ने आज राज्यसभा में हंगामा किया। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में हंगामा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बिना राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि कल महात्मा गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से की गई, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आनंद शर्मा के बयान का जवाब दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना, इंदिरा गांधी के 100 साल इंदिरा गांधी मैं बता रहा हूँ, कल महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल आप स्मरण करें, उनकी सेंटेनरी को मनाएंगे, अपमानित करते हैं। The whole speech has to be expunged. The whole speech has to be expunged. For the reason, there is a rule which even the chair is bound by, that you do not refer to high constitutional authorities and what they have said in a debate in the House. And that is the purpose of what he said. No, he cannot. I agree with you. राज्यसभा में नेता कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने आनंद शर्मा के बयान का समर्थन किया और जेटली के बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की। गांधी जी का अपमान बराबर ये सरकार करती जा रही है। नेहरू जी का अपमान ये ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे लोगों की सेंटेनरी मनाई जा रही है जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसदों ने वेल में जाकर हंगामा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को शपथ के बाद भाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के 8 नेताओं का जिक्र किया था। राष्ट्रपति ने जिन 8 नेताओं का जिक्र किया उनमें से 6 कांग्रेस के नेता हैं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में दीनदयाल उपाध्याय की तुलना गांधी जी से की।
हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया। बिहार में महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया है। पटना में आज लालू यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की अटकलों को एक बार फिर खारिज करते हुए लालू ने कहा कि नीतीश ने कभी भी उनके बेटे का इस्तीफा नहीं मांगा है और न ही सफाई देने को कहा है। कहाँ तलखे कहाँ बिटरनेस है? हम तो बराबर नीतीश जी से बात करते हैं, रात को भी बात किया। 5 साल तक चले और नीतीश को भारतीय जनता पार्टी का जो लाभ टपक रहा है, सारी चीजों पर हमारा नजर है। एक एक चीज को मैं समझता हूँ। आरजेडी की बैठक में लालू और राबड़ी दोनों ने ही दोहराया कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। आज शाम करीब 5 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही दोनों दलों के नेताओं के बयान किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हम पिछले 40 वर्षों से जानते हैं और कितने वो दूध के धोए हुए हैं इसकी भी हमको जानकारी है। इसलिए ये जो ढोंग कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, ये बात आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे गड़े मुर्दे जो है उखड़ेंगे और नीतीश कुमार को भी जवाब देना जो है बहुत कठिन होगा। शिवानंद तिवारी जी का चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का जो हम लोग बात करके अब हम करप्शन से समझौता कर लें, जो नीतीश कुमार जी का बड़ा चेहरा उसको दाग लगने दें। ये कतई नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी करप्शन से समझौता कर लें। जेडीयू की ये बैठक पहले 28 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले यानी आज ही ये बैठक बुला ली। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहे हैं। बेनामी संपत्ति और होटल टेंडर में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया है। होटल टेंडर घोटाला केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों और एक कंपनी पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में नाम होने से बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। 11 जुलाई को जेडीयू की बैठक में तेजस्वी यादव को पद से इस्तीफा देने की कुछ विधायकों ने मांग उठाई थी। नीतीश कुमार कल ही दिल्ली से पटना लौटे हैं। माना जा रहा है कि आज हो रही जेडीयू की मीटिंग में तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार अहम फैसला ले सकते हैं। और इस बीच खबर है, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी शबीर शाह को 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। शबीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल गिरफ्तार किया गया था और आज उसे पेशी के लिए श्रीनगर से दिल्ली लाया गया था। और जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब ये 7 दिन की कस्टडी के दौरान जो टेरर फंडिंग से जुड़े बड़े नाम हैं, बड़े अलगाववादी नेता, चाहे वो गिलानी हो और यासीन मलिक हो, मीरवाइज हो, क्या उन पर भी शिकंजा कस पाएगा और इस पूछताछ में सबूत भी जुटा पाएगी? एनआईए भी पूछताछ करेगी, उन्हें भी कुछ सबूत मिल पाएंगे? बिल्कुल सही कहा मीमांसा आपने। ईडी को 7 दिन की कस्टडी मिली है शबीर शाह की, और इस कस्टडी के दौरान जो ईडी की जो मेन बात रहेगी, कोशिश रहेगी, वो सिर्फ यही जानना रहेगा कि जो 2007 का जो पुराना केस था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, उसमें किस तरह से ये, क्योंकि आरोप लगे थे कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था और उसको कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा था, तो किस तरह से वो पैसा आ रहा था। और इसके साथ ही जो अब तक जो बैंक अकाउंट्स है उसको भी ईडी ने खंगाला है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की थी। तो कोशिश ये रहेगी कि अब तक जितने भी जो फंडिंग का सोर्स रहा है वो पूरे फंडिंग के सोर्स के बारे में पता लगाया जा सके। और साथ ही जिस तरह से एनआईए ने 7 सेपरेटिस्ट को गिरफ्तार किया है, और तो ये माना जा सकता है कि इस जांच के बाद, यानी कि शबीर शाह को गिरफ्तार करने के बाद, ये माना जा सकता है कि जो जांच का दायरा है वो काफी आगे तक बढ़ जाएगा। और जो लोग भी इस पूरे हवाला फंडिंग में, हवाला टेरर फंडिंग में शामिल होंगे, तो उनके नाम आने की उम्मीद है। शबीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि अदालत से एनपीडब्ल्यू के खिलाफ जारी हुआ था। अगला नाम जल्द ही हो सकता है यासीन मलिक, या जो दूसरे जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनके नाम भी जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती रही है कि किस तरह से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है और उसको कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए उसका तो 7 अलगाववादी नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और अब शबीर शाह भी शिकंजे में हैं, और जो बड़े नाम है टेरर फंडिंग से जुड़े हुए उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अलगाववादी शबीर शाह को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अलगाववादी नेता शबीर शाह को कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जहां से आज उसे दिल्ली लाया गया, जिसके खिलाफ 2 जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
शब्बीर ने खुद की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। आप इस चीज से घबराते नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, केंद्र सरकार ने शब्बीर की गिरफ्तारी को देश हित में और कानून के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाई करार दिया। शब्बीर साहब को गिरफ्तार करना लगता है सर पाकिस्तानी और आतंकवादियों की कमर पे चोट देना, और दूसरा अभी तक किसी सरकार ने इतनी सभी कार्रवाई जो हो रही है अलगाववादियों को और आतंकवादियों के खिलाफ में, ये देश के हित में हो रही है। हमें केवल इतना कहना है कि कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी सरकार उसे करेगी, और जो भी कार्रवाई होगी निर्णायक कार्रवाई होगी। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी को विपक्षी पार्टियों ने भी सही बताया। साथ ही कहा कि इस बार गिरफ्तारी के साथ ही सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हमने आज देखा टेलीविजन में, उनको भी ला रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छी बात है, हमें पता लगेगा पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ से आया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी 10 साल पहले हुए 2007 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हवाला डीलर असलम वानी के खुलासे के बाद शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया गया। असलम वानी को दिल्ली पुलिस ने साल 2005 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त असलम के पास से 5 पिस्टल, कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए थे। पुलिस ने असलम के पास से 62,96,000 रुपए जब्त किए थे। पुलिस की पूछताछ में असलम ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का नाम लिया था। और इससे पहले कल एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 7 हुर्रियत नेताओं को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर भेजा था। खुफिया एजेंसियां कश्मीर में पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं। इससे पहले एनआईए ने पत्थरबाजों के 48 गैंग लीडर्स की पहचान कर ली है। आतंक फंडिंग मामले में कार्रवाई के साथ ही एनआईए पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एनआईए ने पत्थरबाजों के 48 लीडर्स का पता लगाया है, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। एनआईए ने पत्थरबाजों पर 110 पन्नों का डॉसियर तैयार किया है, जिसके मुताबिक पत्थरबाजों के लीडर हर मुठभेड़ की जगह पर मौजूद रहते हैं और पत्थरबाजों को सेना की कार्रवाई के दौरान पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। 48 लीडर्स का पता लगाने के लिए एनआईए ने कई संदिग्ध नंबरों की जांच की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की मदद से भी गैंग लीडर की पहचान की गई। अब एनआईए ने डॉजियर की मदद से अलगाववादियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। खुफिया एजेंसियों ने मुठभेड़ के वक्त मौके पर एक्टिव नंबर को ट्रैक किया। सेना के ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे नंबर मिले जो संदिग्ध थे। ऐसे कई संदिग्ध नंबर हर मुठभेड़ के वक्त एक्टिव रहते थे। पुलिस ने नंबरों की जांच कर 48 पत्थरबाज गैंग लीडर की पहचान की। एजेंसियों को पत्थरबाजों के हुर्रियत नेताओं से कनेक्शन के भी पक्के सबूत मिले हैं। ऐसे में एनआईए जल्द ऐसे लोगों से पूछताछ कर सकती है। करगिल विजय के 18 साल पूरे होने पर पूरा देश आज उन वीर शहीदों को नमन कर रहा है। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर सेना के तीनों अंग के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वीर शहीदों को सलामी दी। जम्मू कश्मीर के द्रास युद्ध संग्रहालय में भी कारगिल के शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। द्रास में श्रद्धांजलि सभा में शहीदों के परिवार के लोग भी शामिल हुए। सेना के अधिकारियों और शहीदों के परिवार के लोगों ने अपने वीर जवानों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि विजय दिवस उन जवानों की शौर्य गाथा को बयां करता है जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीदों को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान मैदान छोड़कर भाग गया था। पाकिस्तान को यह भय होने लग गया था कि 1971 के समय उसने जब दुस्साहस किया था तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कहीं ये न हो कि अब उसके 3 टुकड़े और हो जाएं, इसलिए वह गिड़गड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया था।
1999 में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर कारगिल पर कब्जे की कोशिश की थी। 8 मई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस लड़ाई में 530 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 26 जुलाई के दिन भारत ने जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में 1363 जवान घायल हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी बुक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में अपरोक्ष रूप से ये माना है कि पाकिस्तान की सेना ने तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को अंधेरे में रखकर करगिल वॉर की साजिश रची। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में आरोपियों और गवाहों की मौत के साथ हर दिन और भी रहस्यमय वजह सामने आ रही है। ताजा मौत मामला मुरैना जिले के प्रवीण यादव का है। प्रवीण यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रवीण यादव 2008-2009 पीएमटी में सिलेक्ट हुआ था। 2012 में एसटीएफ ने उसे आरोपी बनाया था। अभी मामला अदालत में विचाराधीन है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में लगातार पेशी पर जा रहा था और सीबीआई भी उसे पूछताछ के लिए भोपाल बुलाती रही है। प्रवीण यादव का शव आज सुबह उसके घर में फांसी से लटका मिला। अभी सुसाइड क्यों किया है संबंध में तो कोई पता नहीं चल पाया है और उसका पीएम कराया जा चुका है। बाद में पता लगेगा, बाद पीएम आने के बाद। प्रवीण यादव परिवार का इकलौता बेटा था। परिवार वाले इस मौत के लिए व्यापम घोटाले से जुड़े अधिकारियों और राजनेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। व्यापम भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला माना जाता है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल परीक्षा बोर्ड या एमपी परीक्षा मंडल, इसे ही व्यापम कहा जाता है। व्यापम का काम मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचिंग जैसी परीक्षाओं के जरिए भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना है। व्यापम घोटाले का खुलासा 2013 में हुआ, जब पुलिस ने एमबीबीएस टेस्ट में दूसरे छात्रों की जगह बैठे फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव समेत 45 से ज्यादा आरोपियों की व्यापम घोटाले के खुलासे के बाद मौत हो चुकी है। दिल्ली के निजामुद्दीन के एक स्कूल में 6ठी क्लास के बच्चे की बेरहमी से पिटाई के आरोप में टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित बच्चे का आरोप है कि टीचर ने उसके सिर को पैर में फंसाकर छड़ी से बुरी तरह पिटाई की। पिटाई की वजह से बच्चे के पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट के गहरे निशान पड़ गए हैं। पीड़ित का कहना है कि क्लास के एक बच्चे से उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन टीचर ने घर पर बताने पर और मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मां के कहने पर पूरी बात बता दी। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। एक बच्चे से मेरी लड़ाई हो गई थी। वो मेरे पापा को उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैंने भी बोल दिया। तो फिर वो घर से नोट लिखवा के लिए आया और फिर उसने साजिद सर को दिखा दिया और फिर साजिद सर से शिकायत भी कर दी। और साजिद सर ने फिर मुझे बहुत मारा और मैं चीखा भी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। टांगों में गर्दन फंसा के और स्टिक से मारा। मैं यहाँ पे स्कूल के अंदर आया, इन्होंने छूटते मुझसे कहा जो करना है थाने जाओ कर लो। कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। मैंने बच्चे की कमर भी दिखाई कि बच्चों को ऐसा मारा करते हैं, इतनी बेरहमी से आपने मारा उसको। तो सर कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला उस स्कूल से। मैं दोबारा गया और गेट नहीं खोला, मुझे स्कूल में कुछ नहीं दिया। परिवार का आरोप है कि जब स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीसीआर को कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल टेस्ट कराकर आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के लिए एक मानक आचार संहिता बनाई है। नए शिक्षा के अधिकार कानून में स्कूलों में बच्चों के ऊपर शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों को बच्चों को डराने, धमकाने, परेशान करने, शारीरिक दंड देने, यौन उत्पीड़न की सख्त मनाही है। क्लास में शिक्षक ने यदि बच्चे को स्टूपिड यानी बेवकूफ भी कहा तो ये भी सजा माना जाएगा। छात्रों का कान पकड़ना, सजा के तौर पर देर तक खड़ा करना, क्लास से बाहर निकाल देने जैसी सजा भी न देने की हिदायत है। स्कूलों में डराने धमकाने से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे डर से स्कूल आने से भी कतराते हैं। शिक्षकों के इसी रवैये पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कानून बनाए गए। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले के 5 नए आरोपियों को चार्जशीट में लगे सभी दस्तावेज सौंपे। आरोपियों को नई चार्जशीट में लगी हार्ड डिस्क की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिसे सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख दी है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के उल्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपियों को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों को हाईकोर्ट जाने से रोक लगा दी थी। मुंबई के घाटकोपर में हुए बिल्डिंग हादसे के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई। मुंबई के घाटकोपर में इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील सितम शिवसेना का नेता है और बिल्डिंग के ग्राउंड में चल रहे अस्पताल का मालिक है। अस्पताल को तोड़कर गेस्ट हाउस बनाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। गुनाह दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल पुलिस का चल रहा है। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है, जबकि हादसे में 2 फायरिंग कर्मियों समेत 30 लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बीच हादसे के एक दिन बाद भी मामले की जिम्मेदार किसी भी अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंगलवार सुबह घाटकोपर में स्थित साई अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। आपको बता दें, अभी भी बचाव और राहत का कार्य जारी है। तकरीबन 15 से अधिक लोगों की इस घटना में जो है वो मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बीएमसी की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम जो है तैनात है। घाटकोपर बिल्डिंग हादसा मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो अधिकारी उन वार्डों के प्रभारी हैं, उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करिए और जो शिवसेना के जो नेता इसके लिए जवाबदार है उसको आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर इमीडिएटली जो एक गैर इरादतन हत्या का जो आरोप होता है वो आरोप लगा करके उसके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई शुरू करिए। साईं दर्शन बिल्डिंग में हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की कई टीमों को लगाया गया। साईं दर्शन बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। हादसे के वक्त 4 मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में काम चल रहा था। बिल्डिंग के 16 फ्लैट में करीब 60 लोग रहते थे। घाटकोपर हादसा मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 336 और 338 में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी अब तलाश कर रही है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।